नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। योगी सरकार अगर सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ा दावा करती है तो वो है महिला सुरक्षा का। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या में ट्रेन के भीतर एक महिला सिपाही लहूलुहान और तार तार हालत में मिली है, उसने सरकार के सावे दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला सिपाही के साथ हुई दरिंदगी की वजह से वो आज भी जिंदगी और मौत के बीच लखनऊ के KGMU अस्पताल में जूझ रही है। ये वाकया इतना गंभीर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी सुनवाई में एक इतिहास रच दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने मीडिया में आई खबरों का खुद संज्ञान लेते हुए रविवार की रात को अपने घर पर एक विशेष अदालत बिठाई और सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में महिला सिपाही के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पहले PIL कराई और फिर इस मामले पर देर रात ही सुनवाई कर दी है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छुट्टी वाले दिन यानी कि रविवार को रात 9 बजे विशेष बेंच बनाकर इसकी सुनवाई की, जिसमें खुद चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव के डिवीजन की विशेष बेंच ने दलील सुनी है। इससे पहले हाईकोर्ट के वकील रामकुमार कौशिक ने इस पूरे मामले में PIL दाखिल कर अपील की थी। ये रिपोर्ट देखिए। बीती रात इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आवास पर बैठी स्पेशल बेंच ने सुनवाई के बाद रेलवे और यूपी सरकार को जवाब तलब किया। सुनवाई के दौरान जांच से जुड़े किसी सीनियर अफसर को भी पेश होने को कहा। अफसर को कोर्ट में मौजूद होकर ये बताना होगा कि इस मामले में अब तक क्या एक्शन हुआ है। सरकार को ये भी बताना होगा कि इस मामले में अभी तक आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी हुई है या नहीं। फिलहाल पीड़ित महिला सिपाही की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे होश नहीं आया है। लखनऊ के KGMU के ICU में उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उसके सिर में चोट लगी है और चेहरे को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। अस्पताल में महिला सिपाही के भाई से जब बात की गई तो उसने बताया कि उसे नहीं पता कि उसकी बहन के साथ किसने इस घटना को अंजाम दिया और क्यों। अब पुलिस ही अपनी जाँच में सब कुछ बता पाएगी। गौरतलब है कि बीते 29 अगस्त को मनकापुर से अयोध्या आ रही सरयू एक्सप्रेस में महिला सिपाही पर हुए जानलेवा हमले की घटना को 6 दिन बीतने के बाद भी यूपी पुलिस के हाथ खाली हैं। महिला के चेहरे पर धारदार हथियार से हमला किया गया। 2 जगह से सिर में फ्रैक्चर है। उसकी हालत गंभीर है। लखनऊ के GMC में इसका इलाज चल रहा है। SP, GRP, CO, GRP घटना के बाद से ही अयोध्या में कैंप कर रहे हैं, लेकिन 6 दिन बाद भी पुलिस अब तक इस घटना की सही वजह नहीं बता पाई है। मामले को लेकर SP GRP पूजा यादव की माने तो मेडिको लीगल और FSL की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस टीम जल्द ही इसका खुलासा करेगी। बीते 29 अगस्त की सुबह 4 बजे अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरयू एक्सप्रेस की जनरल बोगी में सीट के नीचे महिला हेड कांस्टेबल खून से लथपथ पड़ी मिली। GRP के जवान मौके पर पहुंचे तो महिला के कपड़े अस्त व्यस्त थे। वो सीट के नीचे पड़ी थी और उसके चेहरे से खून रिस रहा था। आनंद फानन में महिला को लखनऊ के GMC में भर्ती कराया गया। 6 दिन बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उसे बचा तो लिया, लेकिन अभी भी वो बोलने की स्थिति में नहीं है। अब तक महिला सिपाही के साथ दुष्कर्म या छेड़खानी की पुष्टि नहीं हुई है। और जनहित में आज इसी मुद्दे को लेकर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, उनके साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर एक तरफ जिस प्रदेश में महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उस प्रदेश में महिलाओं के साथ आज भी इतनी बर्बरता, और खास तौर पर ये महिला कोई आम महिला नहीं बल्कि खुद यूपी पुलिस की सिपाही थी। ऐसे में एक सिपाही के साथ अगर इस तरीके की घटना हो रही है जो खुद वर्दीधारी है, जो वर्दी में है, तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता या आम महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार ऐसी जगहों पर होता होगा। अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आगे और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनको भी चर्चा में जोड़ेंगे। आशीष जी के साथ शुरू करते हैं। आशीष जी, ये क्या है सपा में महिला सुरक्षा, माफ कीजिएगा, सरकार में महिला सुरक्षा की बात खूब हुई। जब सरकार सत्ता में आई तो एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ में एंट्री हुई थी। सत्ता में आते ही, मुख्यमंत्री बनते ही मुखिया जी के तुरंत ही एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। कई जगहों से खबरें आई, लड़के लड़कियों को उठाया जाने लगा, लड़के लड़कियों पर एक्शन किया जाने लगा। लेकिन सर वो दस्ता कहाँ है आज? क्योंकि आम लड़कियों को तो आप छोड़ दीजिए, जो महिला सिपाही है, आप समझ सकते हैं, इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक लड़की या एक महिला जो वर्दी में है, जब उसके साथ इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो भला आम लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार होता होगा? गंभीर विषय है, बहुत ही ज्यादा गंभीर, बहुत ही ज्यादा
हैरान करने वाला ये जो कृत्य है ये सामने आया। लेकिन अगर ये सोचने की जरूरत है कि ये ऐसा कितनी हिम्मत अपराधियों के अंदर कैसे आई कि वो एक महिला जो यूनिफॉर्म में है, मतलब पुलिस की यूनिफॉर्म में है, उसके साथ अगर इतना करने की हिम्मत रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि जो अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको कानून का डर नहीं। अब सवाल ये उठता है कि डर क्यों नहीं? क्योंकि वो टीवी पे देखते हैं कि जब एक भाजपा का एमएलए सेंगर एक लड़की का बलात्कार करता है और उसके पूरे परिवार को खत्म कर देता है और पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर भी नहीं लिखती है जब तक हाईकोर्ट दखल नहीं देता। जब हाथरस जैसी एक घटना होती है कि भाजपा से जुड़े कुछ लोगों को बचाने के लिए पुलिस और डीएम मिल करके रातों रात एक लड़की को जला देते हैं। जब भाजपा के चिन्मयानंद जो एक एमपी भी हैं इनके, उनके वीडियो वायरल होते हैं कि वो छोटी लड़कियों से अपनी मसाज करा रहे हैं और उन पर बलात्कार के आरोप हैं और उनको सरकार बचाने में लग जाती है, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। जब आप देखें कि बृजभूषण शरण सिंह जिनके ऊपर महिलाओं का शोषण करने का आरोप है और किसी एक महिला का नहीं अनगिनत पहलवानों का, उनको सरकार बचाने में लग जाती है। तो जब इनसे क्या, मैं ये गिना रहा हूं, मैं इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि इससे एक माहौल बनता है, एक संदेश जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर कि सरकार पुलिस किस तरफ है, किस तरफ है वो। तो अपराधी देख लेता है जब ये बच रहे हैं, ये किसी तरह सत्ता पक्ष से जुड़े हैं या किसी तरह कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठा करके बच रहे हैं, तो हम तो बहुत छोटे हैं, हमसे कौन जो है इतना पूछेगा या कौन न्यूज चैनल हमारे ऊपर वो चलाएगा कि फलाने ने ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया। तो वो मानसिकता जब हावी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं, ऐसे ही थोड़ी उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 है महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, बलात्कार में पूरे देश में सबसे। लेकिन आशीष जी, फिर क्या वजह है कि एक तरफ सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे लेकर आम जनता के पास जाती है और आम जनता उनके इस दावों पर विश्वास भी करते हैं, ऐसे के चलते वो सत्ता में है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की ही बड़ी बातें कहकर वो सत्ता में आए, आपकी बात को नहीं माना गया, आप अपनी जनता तक नहीं पहुंचा पाए अपनी बातों को। भाई जनता को लगा था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, यहां तक कि सरकार के मुखिया खुद जाकर जनता के बीच कहते हैं कि हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं होता, महिलाएं सुरक्षित हैं। तो ये सुरक्षा महिलाओं की कैसी हो रही है? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आप गूगल कर लीजिए, आप किसी की बात पे क्यों जा रहे हैं? आजकल तो गूगल पे आपको सब कुछ अवेलेबल है, आप उस पर लिखिए कि देश में सबसे ज्यादा अपराध किस प्रदेश में होता है महिलाओं के खिलाफ, आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाले या उनके गठबंधन में कहें कि कुछ जो न्यूज चैनल है जिनका काम ही सुबह से लेकर रात तक भारतीय जनता पार्टी गुणगान करना है, तो उनकी क्या वैलिडिटी, उनकी क्या अस्तित्व है उनका? वो किस बात के पत्रकार और किस बात के न्यूज चैनल? वो केवल भाजपा का तंत्र है, प्रचार तंत्र, उससे ज्यादा उनकी कोई वक्त नहीं है, बस उतनी हैसियत है उनकी। तो उनकी बातों पर आज लोग क्यों देखना छोड़ दिया है? या पत्रकारों को जो है आज जो सम्मान कुछ आज 15 साल पहले हुआ करता था एक पत्रकार का, आज कहीं ना कहीं वो क्यों गिर गया? इसीलिए तो गिर गया क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता छोड़ के, वो कहते हैं ना कलम छोड़ के कमल पकड़ के बैठे हैं। वो कलम पकड़ के नहीं बैठे हैं, वो कमल पकड़ के बैठे, तो ऐसे सम्मान कहां से मिलेगा? ठीक है सर, पत्रकारों की बात फिलहाल यहाँ पर नहीं हो रही है और बाकी आप देख रहे हैं कि हमने खुद इस मुद्दे को उठाया और जनहित के न्यूज जनहित में हर रोज जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता रहता है और हम उन पत्रकारों में नहीं है जो सरकार के कमल को हाथ में पकड़े हुए हैं, आप भी जानते हैं, और इसी के चलते आज हमने ऐसे डिबेट भी यहाँ पर बिठाई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सर जनता को जब विश्वास है तो आखिर जनता नाकामयाबी कहाँ पर मिल पा रही है? ये यूपी पुलिस की आप नाकामयाबी मान रहे हैं, गवर्नमेंट की नाकामयाबी मान रहे हैं, क्योंकि जीआरपी की टीम जाती है, जिस तरीके से महिला वहां पर अस्त व्यस्त हालत में मिली है, आखिर कौन है? एक तरफ जज साहब रात में ही सुनवाई करते, इतिहास रच देते, वो स्वतः संज्ञान लेकर मामले पर पीआईएल पहले दाखिल करवाते हैं, दूसरी ओर सरकार अब तक हाथ खाली है। आपने टीम्स बना दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन हाथ आपके अब तक खाली हैं। आप अपने आप को एक ऐसी पुलिस व्यवस्था मानते हैं जिसकी तारीफें आप करने से चूकते नहीं हैं, गुणगान करने से आपका मन नहीं भरता यूपी पुलिस के, और तस्वीर इस तरीके की नजर आ रही है। तो यहां पर आपको लग रहा है कि कमी कहां रह गई? यूपी पुलिस को आप जिम्मेदार मान रहे हैं? आपको लग रहा है कि यूपी पुलिस का इस्तेकबाल जो है वो खत्म हो गया है? आशीष जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आशीष जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मुझे आवाज नहीं आ रही थी। अभी आपको आवाज मिल रही है हमारी? पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही है।
तो आशीष जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल देखिए बड़ा सवाल ये है, और देखिए बड़ी बातें भी आपको हम बता रहे हैं कि अब तक की जांच के मुताबिक किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो मामला आवाज नहीं आ रही है। महिला भर्ती में बुरी तरीके से यहाँ पर मिली, और 29 अगस्त को प्रयागराज से चलकर मनकापुर तक आने वाली सरयू एक्सप्रेस में मिलने की बात। आशीष जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं? तो अब तक की जांच के मुताबिक क्या कुछ सच सामने आया है वो आपको हम बता रहे हैं। महिला कांस्टेबल रात 1 बजे की बात सामने आई। सरयू एक्सप्रेस सुबह 3:05 पर वापस चली। तो अब तक की जांच के मुताबिक जो सच है वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सरयू एक्सप्रेस 3:45 पर अयोध्या स्टेशन पहुंची थी। आशीष जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? आवाज आ रही है। बिल्कुल आशीष जी, देखिए हम यही बात कर रहे हैं ना कि सरकार ने इन सारे बड़े बड़े दावों को जनता को बताया था, अपनी बात की थी। यूपी पुलिस का गुणगान अक्सर ही खुद सरकार के लोग करते आए हैं। यूपी पुलिस को इतना बड़ा माना गया कि भाई ये तो पाताल से माफियाओं को निकाल लाते हैं, लेकिन आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक ये उन लोगों का पता क्यों नहीं लगा सके? इस मामले में अब भी यूपी पुलिस के हाथ खाली क्यों है? आशीष जी, आशीष जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? आशीष जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी के चलते। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब तक की जांच के मुताबिक जो हुआ वो भी जान लीजिए। महिला कांस्टेबल रात 1 बजे मनकापुर स्टेशन पहुंच गई थी। और सरयू एक्सप्रेस सुबह 3:05 पर वापस चली। और कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से। कंचन जी, बहुत स्वागत आपका हमारी चर्चा में। कंचन जी, जो मामला सामने आया है, मुझे लगता है आप भी इस बात से अवगत होंगी, और इस बार इस मामले में कोर्ट की ओर से इतिहास रचा गया है। कोर्ट ने रात में ही, संडे का दिन आप समझ सकती हैं, जिस दिन बंदी होती है उस दिन भी स्वतः संज्ञान लेते हुए जज साहब ने इस मामले में सुनवाई की है। कहां है यूपी पुलिस मैडम? एक तो पुलिस वालों की ही सुरक्षा नहीं है, पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है। एक लड़की जो वर्दी पहने हैं उसके साथ क्या वारदात हुई भगवान जाने, क्या कुछ हुआ अब तक सामने नहीं ला पाई है यूपी पुलिस। ना तो उन लोगों का पता लगा पाई है जिसने उस महिला के साथ ये हरकत की है। क्या कुछ कहेंगे आप अपनी इस यूपी पुलिस पर? कंचन जी, आवाज मिल रही है आपको? कंचन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? तो कंचन जी तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और महिला के चेहरे पर आपको हम बता दें कि धारदार हथियारों से हमला किया गया था। और ये पूरा वाकया हैरान कर देने वाला है। एक महिला जो वर्दी पहने हुए है, आप सोचिए उस महिला के साथ ट्रेन में जो हुआ वो परेशान कर देने वाला है। और अब तक की ये जो पूरी खबर रही, इसमें कोर्ट की ओर से जो इतिहास रचा गया, इसमें साफ तौर पर जज साहब ने देर रात ही बैठक बुलाई और उसमें बातचीत हुई कि आखिर ये कैसे हुआ। सरकार के लोगों ने से जवाब मांगा गया, सरकार ने टीमें गठित कर दी, लेकिन अब तक कुछ भी सरकार के हाथ नहीं लग सका है। आशीष जी, एक बार फिर से, आशीष जी सुन पा रहे हैं आप हमें? आपकी आवाज आ रही है। आशीष जी, बीजेपी से कंचन जी जुड़ी थी, हमने सवाल पूछा लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। जवाब आज है भी नहीं लोगों के पास कि आखिर ऐसे मामलों में किन शब्दों में और क्या जवाब दिया जाए, किन शब्दों से अपनी यूपी पुलिस का आप गुणगान किया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि ये वही यूपी पुलिस है जो पाताल से भी माफियाओं को निकाल कर ले आती थी, लेकिन इस मामले में जो जिम्मेदार हैं, जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनका पता अब तक नहीं लगा पाई। यूपी पुलिस के हाथ खाली है। ये कैसी पुलिस व्यवस्था है सर? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक धब्बा लगा है। आप देश में माहौल देखिए ना, आप मणिपुर की घटना को भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी का रुख जो है वो बलात्कारियों की तरफ क्या है, उससे ही तो ये अपराध बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस तो कर सकती है, लेकिन पुलिस को कोई ये दबाव बनाए, कोई उसको कहे कि भाई हाँ तुम्हें अपराधियों को पकड़ना है, तुम्हें बलात्कारियों को पकड़ना है। मैं जहां रहता हूं अंचल गौल सिटी में, लखनऊ में, अभी 3 दिन पहले की बात है, एक फौजी है, उसकी बेटी शाम के 7 बजे यहाँ नीलमत्था एक इलाका है वहां से आ रही थी, अखबारों में भी इसकी बहुत चर्चा है।
4 लड़के उसको शाम को 7 बजे घेर लेते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, अपहरण करने की कोशिश करते हैं। जब वो लड़की अपना बचाव करती है, 20 बार उसके ऊपर 20 बार उसके ऊपर हमला होता है। तो ये यहाँ और इतना भीड़ वाला इलाका है, आप ये समझ लीजिए पुलिस चौकी भी उससे कुछ मेरे ख्याल से मुश्किल से 400 मीटर दूर रही होगी। जहां मैं रहता हूं उसके पास की घटना है ये। तो ये कहीं ना कहीं अपराध जो है, ये तो वो आपराधिक घटनाएं हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। ऐसी अनगिनत घटनाएं होंगी जो हमारे आपके चैनलों पे, न्यूज पे आती ही नहीं हैं। अब हर जगह तो हर चीज का जिक्र हाईलाइट नहीं हो पाती हैं चीजें, लेकिन अपराध तो हो रहे हैं। लेकिन अपराध को रोकने वाला कोई नहीं। केवल अपना गुणगान करना, केवल एक राजनीतिक तौर पे इन चीजों को देखना, अरे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। उनके घर की महिलाओं को भी इन्हीं सड़कों पे निकलना है। कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि आप किस आम जनता को लगता है कि बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा ठीक तरीके से कर पाएगी। आपकी बात महिलाओं लोगों तक, क्या आम जनता तक क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि इन लोगों ने, बीजेपी की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही सबसे बड़ी बात कही थी, इससे बिना पर वो सत्ता में आ गए। इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे? बिल्कुल मैं करता हूं, लेकिन प्रोपेगेंडा, झूठ, फरेब, आप देखिए अगर आप दिल्ली की सरकार की बात कर लें, आपको याद होगा स्मृति ईरानी, बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब 1 रुपए आपका ये जो गैस सिलेंडर है इसका बढ़ जाता था तो कैसे हाय तौबा, जैसे कि मान लो वो अभी सास बहू वाले सीरियल में एक्टिंग कर रही हो, बिल्कुल उसी भाव से वो ड्रामा किया करती थी सड़कों पे। जब 1 रुपए 1.5 रुपए बढ़ता था और वो 400 रुपए को उसने 1200 पहुंचा दिया, वो गायब ही हो गए, उनने बात ही करना छोड़ दिया उस पर। लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, अखिलेश सरकार ने विमेन हेल्पलाइन शुरू करी 1090, जो डायल 100 है वो शुरू किया गया, पुलिस की गाड़ियां दी गई जगह जगह। जो आप देखते हैं ये अखिलेश सरकार ने किया था। हम कानून व्यवस्था को सही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत, एक झूठे प्रचार के तहत जो है ये एक ऐसा माहौल बनाया गया कि नहीं, पहले बहुत ज्यादा गुंडागर्दी थी, अब सब कुछ सही हो गया है। अरे आप देख लीजिए, 40 पुलिस वालों के बीच में 2 अपराधियों की हत्या होती है, 40 पुलिस वालों के बीच में। तो जब 40 पुलिस वालों के बीच में किसी की हत्या हो सकती है तो यूपी पुलिस और यूपी की कानून व्यवस्था और यूपी की सरकार कितनी कारगर है, इसको बताने की जरूरत नहीं। और तभी आप देख रहे हैं कि दिन पे दिन जो अपराध और बलात्कार की घटनाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। अपराधी मस्त है उत्तर प्रदेश के अंदर, थोड़ा सा पुलिस को पैसा खिलाओ और मजे करो। यह है हाल इस वक्त उत्तर प्रदेश का। अफगानिस्तान जैसा हाल बना रखा है उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है आशीष जी, आपसे आगे भी चर्चा करते हैं। ठीक है आशीष जी, आपसे हम आगे चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर। एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उमेश जैन जी हैं, उनका रुख करेंगे। उनसे संपर्क टूट गया। ठीक है आशीष जी, आपके पास आते हैं। आशीष जी, आप जो बातें कह रहे हैं कि भाई सरकार के लोग वो प्रोपेगेंडा फैलाते आए हैं, झूठ फरेब फैलाते आए, लेकिन आम जनता ने फिर भी विश्वास किया, महिला सुरक्षा की चाहे बात हो या जो भी हो, इन सब पर विश्वास कर उनको सत्ता में लेकर आए, लेकिन बावजूद इसके जो चीजें थी वो निकलकर सामने नहीं आई। कंचन द्विवेदी जी एक बार फिर से जुड़ चुकी। कंचन जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी। कंचन जी, ये क्या है? आपकी यूपी पुलिस क्या कर रही है? आपकी यूपी पुलिस तो पाताल से भी माफियाओं को निकाल लेती है, इन्हें घर में नहीं बैठने देती, इनका बुलडोजर भी खूब चलता है, लेकिन एक महिला के साथ, और पुलिस की ही महिला है, पुलिस की वर्दी में थी, उसके साथ जब इस तरीके का वाकया हुआ, ट्रेन में क्या कुछ हुआ, इसका सच अब तक सामने नहीं आ सका है। न वो लोग मिल सके हैं जिसने उस महिला के साथ इस तरीके की हरकत की है। अब आप बताइए कि आपकी यूपी पुलिस क्या कर रही है? हाँ जी, मैंने उस मामले में देखा है, मैंने समझा लोगों से, तो यही पता चला कि इसमें जांच चल रही है। कुछ भी जो भी वहां पर घटना हुई है वो पता नहीं चला, पर हाँ ये बहुत ही दर्दनाक है और इससे सभी को इस बात से तकलीफ है, कष्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो हाईकोर्ट ने जिस तरीके से तुरंत तत्काल में ही इस चीज को संज्ञान में लिया है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार, मैं कह सकती हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस पीछे रही है। बिल्कुल बात है, एक तो पहली बात महिला की बात है, दूसरी बात कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो गया ये मामला। लेकिन इतना नहीं कहा जा सकता, बाकी जो है जो जांच चल
चल रही है, क्या फैसला आता मैम है आप कह रहे हैं कि उसमें ऐसा हम नहीं आगे कह समझेंगे। सकते कि सरकार ने कुछ किया नहीं है। हाई कोर्ट ने अगर एक्शन लिया है और सरकार से जवाब मांगा है तो सरकार ने अब तक यूपी पुलिस को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया और साथ ही इस पूरे मामले पर अब सरकार भी जवाब दे है। जवाब देना होगा कि आखिर क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। 29 अगस्त का ये मामला है, आज 4 से 5 दिन 6 दिन होने को है, अब तक यूपी पुलिस के आपके हाथ खाली हैं। आपके यूपी पुलिस के बारे में कितनी बड़े बड़े गुणगान किए गए हैं ये तो आप भी जानती होंगी ना। क्या यूपी पुलिस एक महिला के अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब है? और यूपी पुलिस अगर खुद की महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही तो मैडम आप आम जनता से किस मुंह से ये बात कहते हैं कि हम आपको सुरक्षित रखेंगे और सुरक्षा प्रदान करेंगे? अब आप बताइए। तो ये देखने की बात है कि वहां पर दुर्घटना क्या हुई है और इस केस बेस पर हुए, क्योंकि इस मामले में अभी हम बिना जांच हुए पूरे फैसले पे नहीं जा सकते। कोई भी दुर्घटना हुई है, उस महिला के साथ कुछ भी हुआ, उस महिला की हालत देखकर समझ में आ रहा है मैडम। अब तक हम ये नहीं कह रहे कि अभी कुछ किसी चीज की पुष्टि हुई है, लेकिन महिला की क्या चोटें सब कुछ बयान नहीं कर रही हैं? महिला के साथ अगर मारपीट भी हुई तो किसने की? क्या उन लोगों को बिल्कुल, लेकिन क्या हमारे आपके, मैं भी शर्मिंदा हूं कि आखिर उस महिला के साथ जो हुआ, मुझे बहुत दुख है, लेकिन क्या मेरे इस दुख से, आपके इस दुख से, हमारे आपके शर्मिंदा हो जाने से उस महिला की वो तकलीफें खत्म हो जाएंगी? क्या आपको लगता है, या वाकई में उसे न्याय तब मिलेगा जब उसके दोषियों को पकड़कर यूपी पुलिस लाकर कटघरे में खड़ा करेगी? 6 दिनों का वक्त बीत चुका है और हाथ खाली हैं यूपी पुलिस के। ऐसे मामले में जब उनके खुद के बीच की एक महिला के साथ यह घटनाक्रम हुआ है, अब आप सोचिए कि आम जनता के साथ जो होता होगा तो यूपी पुलिस क्या काम करती होगी। अब मैं तो खुद इस बात को मान भी रही हूं कि हो सकता है यूपी पुलिस पूरे दिन रात एक कर लगी हो उनके पकड़ने में, क्योंकि अब ये उनके अपने बीच की एक महिला का मामला है, लेकिन तब भी ये हालत है तो आम जनता के साथ अगर होता तो क्या होता? डिपार्टमेंट की बात है तो वो खुद ही परेशान होंगे कि उनके साथ वो बिल्कुल भी बैठे नहीं होंगे और पूरी तरीके से दम लगा के अपनी पूरा सर्च कर रहे होंगे। लेकिन बिल्कुल आप जो कह रही, मैंने आपके कहने से पहले उस बात को स्वीकारा कि मैं ये भी मानकर चल रही हूं कि अब यूपी पुलिस के लोग दिन रात एक करके इस केस पर लग गए होंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह कि आप सोचिए कि यूपी पुलिस का इस्तकबाल किस कदर खत्म हो चुका है। एक वर्दी में लड़की है, उस लड़की के साथ भी क्या कुछ हो रहा है, तो आम लड़कियां जब सड़क पर चलती हैं, आम लड़कियां जो ट्रेन में सफर करती हैं, उनके साथ क्या होता होगा? आप भी एक महिला है, मैं आपसे इस बात का सवाल पूछ रही हूँ, बताइए आप। नहीं बिल्कुल, मैं ये कह सकती हूँ कि ये सोच करके सभी के हृदय काम चाहेंगे कि ये व्यवहार किसी एक पुलिस वाली महिला के साथ में हो रहा है तो आम लड़की के लिए, लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं दुर्घटना जो घटना घटित हुई है वो थोड़ा बहुत देखने जैसा उसमें है कि क्या हुआ है आखिरकार, क्योंकि आम लड़की सारे लोग सफर कर रहे हैं, सारे लोग उसमें जाते हैं, लड़कियां भी जाती हैं, तो अगर सबके लिए देखा जाए तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि हर एक लड़की सफर कर, लेकिन जो एक लड़की भी अगर है और वो अगर महिला ऑफिसर या फिर किसी अधिकारी पोस्ट में है या फिर पुलिस में ही है अगर वो महिला, लेकिन उसके साथ ऐसा होता है तो ये बिल्कुल ही निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बस मैं यही कहूंगी कि जो भी ये निकल करके आएगा जांच में उसकी पहले पुष्टि होनी चाहिए कि वहां पर हुआ क्या है। बाकी इस बात से यूपी पुलिस भी सबक लेगी और इस बात से सरकार को भी शर्मिंदा होना चाहिए। कम से कम आपने इस बात 10 लड़की परसेंटेज में नहीं होनी चाहिए, उनके लिए हर एक लड़की। यूपी पुलिस सबक लेगी और यूपी पुलिस कम से कम आने वाले वक्त में अपने आप को इस तरीके से मजबूत भी करेगी। ठीक है, ईरा झा हमारे साथ में जुड़ चुकी है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनको भी जोड़ लेते हैं। ईरा जी, बहुत स्वागत आपका हमारी चर्चा में। ईरा जी, जो घटना हुई शर्मसार कर देने वाली है, हाईकोर्ट के जज ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में देर रात ही, संडे के दिन, छुट्टी के दिन, उन्होंने यहां पर लोगों को बुलाया और जवाब मांग लिया। अब तक हाथ खाली है। 29 अगस्त की घटना है, यूपी पुलिस क्या कर रही थी? ये तो वो पुलिस वाले लोग हैं ना जो भाई पाताल से भी माफियाओं को निकाल लेते हैं। ये डायलॉग हमने न जाने कितने मंचों से आपने सुना होगा, लेकिन अब ये उन दरिंदों को निकाल कर क्यों नहीं ला पा रहे जिन्होंने इस महिला के साथ, उनके अपने बीच की एक कर्मी के साथ में ये हरकत की है? आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? इसे आप फेलर मानती हैं ईरा जी उत्तर प्रदेश पुलिस का? बिल्कुल, आपके साथी के साथ जो व्यवहार हुआ है, अभी तक बलात्कार वगैरह की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये घटना तो हुई ही है। बिल्कुल, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है और उसके बावजूद आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से उनके साथियों, मतलब हाई कोर्ट से पहले तो उनके साथियों को सबक चाहिए था एक्टिव होना, वो कुछ हुए नहीं। तो आश्चर्य बा हाई कोर्ट ने जो कदम उठाया उसके बारे में भी मुझे थोड़ा शक है, इसलिए कि हाई कोर्ट कोई कदम उठाता है, सरकार एक कानून ले आती है, सुप्रीम कोर्ट कोई कदम उठाता है, सरकार एक कानून ले आती है। इसमें तो आम आदमी को न्याय मिलेगा ऐसा लगता ही नहीं है मुझे, सच्ची बात तो ये है।
और इस लड़की के साथ जो हुआ है वो तो वास्तव में शर्मनाक घटना है। और बताइए जी। बिल्कुल, आशीष जी के पास चलेंगे। आशीष जी सपा प्रवक्ता है। आशीष जी, कंचन जी ने माना कम से कम कि हाँ ठीक है भाई यूपी पुलिस लगी होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देखिए हम भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार है कि हम मान लेते हैं यूपी पुलिस ने अब दिन रात एक कर दिया होगा, लेकिन आप सोचिए अब दिन रात एक करने के बाद भी 6 दिनों के बाद भी अब तक हाथ खाली नजर आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर अब उत्तर प्रदेश पुलिस का फेल्योर जो है वो साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आज से नहीं, ये बरसों से जो उसकी फंक्शनिंग है उस पर लोगों को विश्वास तो नहीं है। ज्यादातर अधिकांश लोग पुलिस के बारे में क्या राय रखते हैं वो हम सब जानते हैं कि, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश की पुलिस, और विशेष रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से पुलिस का जो रोल रहा है वो क्या रहा है दिखाने का, और असलियत में क्या है। क्राइम बढ़ता जा रहा है, खुलेआम क्राइम हो रहा है जो है कहीं ना कहीं पुलिस की शय से होता है। और ये कोई पहली घटना नहीं होगी जहां पे ऐसी चीजें समझ में आ जाती हैं या दिखाई दे जाती हैं। कहीं ना कहीं जब ऊपर से इन लोगों को शय मिल रही है तभी ऐसा अपराध बढ़ रहा है। जब तक शय ना मिले ऊपर से, अपराधी कभी ज्यादा इतने दिन अपराध नहीं कर सकता जब तक उसको संरक्षण ना मिल रहा हो। जब उसे संरक्षण मिलता है अपराध करने का तभी अपराध जो है वो फैलता है। और वही हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतना अपराध बढ़ता जा रहा है जिसकी, और देश में कई जगह बढ़ रहा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आप देख लीजिए कि हमारा देश बदनाम हो रहा है। अभी मोदी जी गए थे वहां दक्षिण अफ्रीका, वहां लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए, उनके प्राइम मिनिस्टर उनको रिसीव करने तक नहीं आए इस घटना के चक्कर में कि आप ये बर्बरता जो है फैला रहे हैं पूरे देश में। भारत की इमेज गिर रही है, लेकिन इन सब चीजों से इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। आप देख लीजिए ना, आप याद कीजिए वो दिन जिस दिन सदन में 2 विधायक थे, जब सदन की कार्रवाई चल रही थी विधानसभा में, वो पॉन देख रहे थे बैठ करके। कौन सी पार्टी के थे? भारतीय जनता पार्टी के। क्या कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? अपने विधायकों को नोटिस दिया, निकाला उनको। जो सदन में बैठ के लड़कियों के नग्न चित्र देख रहे हैं वो विधायक हैं इनके। तो और क्या होगा उत्तर प्रदेश के अंदर? इसी से सीख लीजिए ना। और मैंने आपको अनगिनत एग्जाम्पल सुनाए कि जहां इनके विधायक, इनके सांसद के वीडियो वायरल हैं, बलात्कार के अपराधी उनके ऊपर मुकदमे हैं, वो घूम रहे मजे में, सरकार बचाने में लगी हुई है। वहां भी कोर्ट को जो है संज्ञान लेना पड़ता है। और यहां भी देखिए आपको कि 5 दिन के बाद जब देखा चीफ जस्टिस ने कि कुछ नहीं हो रहा है, तब जाकर के संज्ञान लिया। और आप देखिए आपके चैनल, मैं समझता हूं क्योंकि मैं लगभग रोज ही डिबेट पे रहता हूं, आपका चैनल इकलौता चैनल है जिसने इस पे डिबेट करी है। और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाले तो 4-5 चैनल हैं जो हमेशा चीन और भारत पे, जो पाकिस्तान पे हमला करते रहते हैं बैठ करके और गुणगान करते रहते हैं, वो ये इस पे डिबेट नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे इस पे डिबेट, उनके लिए ये मुद्दा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जब उजागर ही नहीं हो रही, उनको दबाने का एक सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो फिर और होगा क्या? इसीलिए हो रहा है। और वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि तुम्हारे घर की औरतों को भी इन्हीं सड़कों पे चलना है। जब तुम गुणगान करते हो ऐसे लोगों का, तो एक दिन जो आग तुम लगा रहे हो तुम्हारे घर तक आएगी, उस दिन समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सोचनी चाहिए कि आखिर क्यों इस तरीके की हरकतें महिलाओं के साथ हो रही हैं। महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन दूसरी ओर ऐसे जो मामले होते हैं ये असल में सच जो है वो सामने लेकर आते हैं। और सरयू एक्सप्रेस में जिस तरीके से एक महिला कांस्टेबल के साथ ही घटना हुई, इसने सबको हैरान कर दिया है महिला सुरक्षा को लेकर। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन के भीतर एक महिला के साथ, महिला कांस्टेबल के साथ जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है। और इस पूरे मामले में पीड़ित महिला के भाई का क्या कुछ कह रहा है, एक बार वो भी सुनिए। और हनुमानगढ़ी में उनकी ड्यूटी लगाई गई है और सरयू ट्रेन से वो जा रहे थे, उनके साथ दर्दनाक हादसा हुआ है। और उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया वाले उसको बहुत गलत तरीके से दिखा रहे हैं। ये बहुत ही गंदा काम है और हमारी बहन के साथ ऐसा कुछ काम किया नहीं गया है, न उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, न तो उसके जो है मौत हुई है। ये मीडिया वाले बार बार दिखा के हमको और हमारे परिवार वालों को भ्रमित कर रहे हैं और रिश्तेदार बार बार फोन कर रहे हैं। इससे हम लोगों को बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पीड़ित के भाई की ओर से अपनी बात कही गई है, क्योंकि कई लोगों ने इस पूरे मामले में गलत खबर आम जनता तक पहुंचाई है। हालांकि महिला के साथ छेड़खानी या किसी भी चीज की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन महिला के साथ जो भी हुआ है, महिला की हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में इलाज किया, उसे बचा लिया, लेकिन आखिर महिला के साथ ये बर्बरता किसने की है, ये अब तक सामने नहीं आ सका है। महिला के चेहरे पर धारदार हथियार से हमला हुआ है, क्या वजह थी और महिला सिपाही का गुनहगार कौन है, ये सवाल अभी भी बरकरार बना हुआ है। अपनी चर्चा पर वापस से आते हैं। महिला सिपाही का गुनहगार कौन है, यही बड़ा सवाल है आशीष जी। और आखिर अब तक इस सवाल का जवाब यूपी पुलिस क्यों नहीं? सोचिए, महिला का भाई भी कह रहा है कि महिला के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, वो इस बात को स्वीकार कर रहा है, महिला के साथ किसी भी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन महिला के साथ अगर मारपीट भी हुई है तो किसने की है, ये पता क्यों नहीं लग पा रहा है? क्या वजह रही इस महिला के साथ मारपीट की? क्योंकि महिला को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, महिला के चेहरे को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है, उसे ऑपरेशन करके बचाया गया, लेकिन उसकी हालत जिस तरीके से गंभीर बनी हुई थी, वो अभी भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। तो क्या ये गुनाह नहीं है? क्या अगर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है तो क्या गुनहगारों का पता नहीं लगेगा? या मारपीट हुई महिला के साथ तो किसने की, क्यों की, क्या इन चीजों का पता नहीं लगना चाहिए? आशीष जी, आशीष जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? आशीष जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? आशीष जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कंचन जी, आप हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं? कंचन जी, आपको आवाज मिल रही है? ईरा जी, आप सुन पा रही हैं? मैं जी ईरा जी, आप बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको लगता है कि ऐसे मामलों में, एक तो देखिए अभी भाई की क्या कुछ बात है, उसने क्या कुछ कहा, हमने वो भी सुनाया। भाई का कहना है कि कई सारे लोगों ने गलत खबरें भी दिखाई हैं, कई सारे लोगों ने अलग अलग बातें कही, जबकि सेक्सुअल असॉल्ट या छेड़खानी जैसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके महिला के साथ अगर मारपीट भी हुई है तो उसके भी जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए जल्द से जल्द। आश्चर्यजनक बात यह है कि अभी भी उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, इस तरह हुआ या नहीं हुआ, इस तरह की बातें करना बेईमानी है, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता या कुछ नहीं होता, पता नहीं वो जीवित है शायद ना। नहीं मैम, वो महिला जीवित है, मैम वो महिला जीवित है और उनका इलाज चल रहा है। ये उनके मेडिकल चेकअप नहीं होता उस हिसाब से, तब तो उसके बाद कोई बात कही जाएगी ना। और दूसरी बात, अगर मारपीट हुई भी है तो आपसी रंजिश का मामला भी हो सकता है, और वो डिपार्टमेंटल रंजिश है, ये राजनीतिक रंजिश है, ये सारी बातें देखनी होंगी। बिल्कुल, ये सारी बातें तभी सामने आ सकेंगी जब वो लोग पता चल पाएंगे जिन्होंने उस महिला के साथ की मारपीट की। आपको लग रहा है कि पुलिस इसमें काफी देरी कर रही है? पुलिस, जी हाँ बिल्कुल। अब बताइए, चौथे दिन डीजीपी जो आज उनको देखने गए, तो ये क्या बात है कि आपकी एक निचली महिला कर्मी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और आप उसे देखने 4 दिन बाद जा रहे हैं? बिल्कुल, आपको तुरंत पूछना चाहिए था, आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हाईकोर्ट को क्यों उठाना पड़ा करो, जब आपने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए ना। तो फिर देखिए, इस तरह बड़े आश्चर्य की बात है, वो हाईकोर्ट ने भी जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन उस पर भी अब कितना अमल हो पाता है, जितना क्या हो पाता है, क्योंकि सरकार तो, पुलिस तो सरकार की सुनती है और सरकार की ही चलती है हर बात में। हाईकोर्ट है ऐसे ही रह गया है, मुझे लगता है। ठीक है ईरा जी, आते हैं आपके पास। एक दर्शक हमारे साथ में है, प्रेम जी चेन्नई से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत प्रेम जी, आपका क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम जी। मैम, इतने दिनों से आप दिखा रही है महिला सुरक्षित नहीं है यूपी में, ये तो ठीक है। अब जो सुरक्षित रखती है महिलाओं को, वो पुलिस वाली महिला फंस गई, और पुलिस वाली महिला के लिए भी कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ा। अब पुलिस वाले जवाब नहीं दे रहे। मैम, इसके पीछे का मकसद ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पीएम से लेके, सीएम से लेके और होम मिनिस्टर से लेके, उन्होंने सबने आके यहाँ पे भाषण दिए कि हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित है, और फिर अलग अलग चैनलों पर भाषण दिखाए गए। छोटे छोटे लड़कियों को खड़ा किया गया कि हम सुरक्षित है यहाँ, हमको सब कुछ सुरक्षित है यहाँ, हम रात में 12 बजे निकल सकती है। इसका मतलब कौन है? सबसे बड़े दोषी हमारे पीएम, सीएम और गृह मंत्री साहब है, जिन्होंने आके दुष्प्रचार किया इस चीज का। उसी दुष्प्रचार का परिणाम है कि जो हौसले बुलंद है अपराधियों के, वो बहुत बुलंद हो गए, और उनके लिए प्रचार किया गया कि योगी का बुलडोजर या पीएम साहब की ये इच्छा या गृह मंत्री साहब की ये इच्छा। मेरे कहने का मतलब है मैडम, उनका दुष्प्रचार उसने यूपी को नष्ट कर दिया और कर रहा है। ठीक है, यानी आपको भी लगता है कि देखिए एक तरफ दावे हो रहे हैं और कौन आखिर ऐसा कर रहा है? आशीष जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी?
जी आ रही है आपके। बिल्कुल, देखिए दर्शक भी यही कह रहे हैं कि एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन आखिर जिन लोगों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, आमतौर पर जब महिलाओं की जब मौजूदगी जिस जगह पर होती है वहां पर महिला पुलिस कांस्टेबल्स तैनात किए जाते हैं। आप सोचिए महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ ही अगर इस तरीके की हरकत हो रही है तो वो क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे आम महिलाओं को। दर्शक भी, जनता भी अब इस बात को स्वीकारने लगे हैं। आशीष जी, बात है ना, देखिए बार बार वही बात आ रही है कि जब सरकार की मंशा ही नहीं है अपराध को रोकने की, एक होता है मंशा ना होना, यहाँ तो अपराधियों को बचाने की मंशा बिल्कुल साफ है। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे मैं सुन रहा था जो बयान दिए गए, एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आशीष जी के पास वापस लौटेंगे। गिरीश जी हमारे साथ में। गिरीश जी, बहुत स्वागत आपका। गिरीश जी बताएं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक ये महिला बोलेगी नहीं जी, अगर बोल पाई तो ये रहस्य खुलेगा, वरना ये रहस्य का रहस्य ही रह जाएगा। लेकिन ये इंडिकेशन है सरकार के लिए, सरकार अच्छी तरह समझ ले कि वह अपने वोट बैंक के लिए अयोध्या में भारी भीड़ जुटाना चाहती है, तरह तरह के प्रचार और दुष्प्रचार कर रही है राम मंदिर को लेकर के, लेकिन वो संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि देश दुनिया के बड़े बड़े अपराधी भी वहां पहुंच रहे हैं चारों तरफ वारदात करने के लिए, और उसे रोकने और पकड़ने का कोई नेटवर्क सरकार में के पास नहीं है। इनकी साधारण पुलिस इसको रोक नहीं पाएगी, इसलिए सोच समझकर भीड़ जमा करें। और लोग, भगवान कहीं नहीं है, भगवान के चक्कर में वहां न जाएं और आप आगे पीछे पर्यटन करें, क्योंकि एक साथ भीड़ जुटाने पर आपकी वहां कोई सुरक्षा नहीं होगी। आपके रास्तों में एक्सीडेंट होंगे, आप वहां पर मारे जाएंगे, लूटपाट होगी आपके साथ, आप होटलों में सब जगह ठगे जाएंगे, आप कहीं न जाए, वहां कोई भगवान नहीं है। भगवान थे वो निकल गए, अब यहाँ भगवान कोई है नहीं। अब नेता हैं जो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। कोई सुरक्षा नहीं कर सकता आपकी, आपका व्यवहार, आपकी सोच आपकी रक्षा कर सकती है। ठीक है गिरीश जी, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए आप यहाँ पर अब जनता भी इस बात को स्वीकारने लगी है कि अब अपनी सुरक्षा भैया खुद करनी है। आशीष जी, आप समझ रहे हैं इस बात को, यानी आम जनता के मन से ये भाव खत्म हो गया है कि पुलिस है हमारी रक्षा करने के लिए। आशीष जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने, उनके वीडियो वायरल हैं कि वो पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल आशीष जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आशीष जी, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं। अब तो आम जनता भी इस बात को स्वीकार करने लग गई है। सरकार को ऐसी बातों पर शर्म आनी चाहिए कि आम जनता के मन से ये भाव उन्होंने मिटा दिया है कि पुलिस उनकी सुरक्षा कर सकती है। ईरा जी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। ईरा जी, आपको लग रहा है कि सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा फेलियर है ये? बिल्कुल है ही, क्योंकि सरकार जो है उसको करना तो चाहिए था इस विषय पे, और वो उसका जब दावा है कि हम यहाँ पे अपराध नहीं होने देते, इस तरह के सारे दावे करती है, तो उसके फिर एक सुरक्षा कर्मी के साथ इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? और महिलाओं के साथ तो लगातार कोई ना कोई घटनाएं होती जा रही हैं। मैं देखती हूँ महिला आयोग भी कुछ नहीं कर पाता, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, क्या किया जाए? और इस पूरे मामले में देखिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन महिला मोर्चा के सदस्य से हमारे संवाददाता अरमान आसिफ ने इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से बातचीत की, एक बार वो भी सुन लेते हैं। कांस्टेबल के साथ हुए दुर्व्यवहार, जो अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में महिला कांस्टेबल के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, जिसको बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया था। आप लोगों को रोका गया है मैम? सबको रोका जा रहा, महिला विरोधी ये सरकार है, ये सरकार महिला विरोधी है, महिला पर अत्याचार होता है, ये रोक रही है। मैम आप लोगों को रोका गया है? यहाँ पे देखिएगा कुछ महिलाएं हैं जो जिनकी गाड़ी रोक ली गई थी। मैम आप लोगों को रोका गया है? आप लोगों को रोका गया? ये कोई तरीका थोड़ी होता है। आप कौन होते हैं किसी की गाड़ी रोकने वाले, खासतौर से महिलाओं की? और पुलिस, वो भी पुरुष पुलिस। हम लोगों से ये पूछे कि आप लोग जा कहाँ रही है? इनको ये अधिकार किसने दिया है कि एक पुरुष पुलिस होकर ये हमसे पूछे कि हम जा कहाँ रहे हैं? महिलाओं ने पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी है। एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अभी उमेश जैन जी। उमेश जी, बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते मैडम जी, उमेश जी बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का डर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। पुलिस बिल्कुल
ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इस तरह के अपराध हो रहे हैं। पुलिस की केवल पैसा कमाने में लगी हुई है और अपराधियों को छूट मिल गई है, पैसा कमाओ और उन्हें भी दे दो तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह का पुलिस का राज हो गया है उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, पुलिस का इस्तेकबाल खत्म हो गया, इसी के चलते अपराध बढ़ रहे हैं। उमेश जैन जी हमारे साथ में दर्शक थे, उनका मानना है। बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आप उमेश जी भी मान चुके हैं या आम दर्शक जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े, सबका यही कहना है कि पुलिस का इस्तेकबाल कम हो गया है और पुलिस जो है वो कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है। ईरा जी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। ईरा जी, अगर वर्तमान के समय में देखें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध चरम पर नजर आ रहा है, फिर चाहे वो पुलिस कर्मियों के साथ ही घटनाएं हों, अलग अलग जगहों पर हमने देखा है पुलिस ही अब सुरक्षित नहीं बची है। कहीं पर थाने पर जाकर पुलिस पर हमला हो जाता है, पुलिस वालों को थाना छोड़कर भागना पड़ता है, या कहीं पर पुलिस की मौजूदगी में गोलियां चल जाती हैं, किसी की हत्या हो जाती है। अरे पुलिस तो छोड़िए, अब तो कटघरे में खड़े व्यक्ति पर भी गोली चला दी जाती है। यानी जहां न्याय मिलता था वहीं पर अपराध जो है वो पनपने लगा है। वर्तमान के समय में जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, क्या सरकारों को विचार नहीं करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जवाबदेही सरकार की नहीं होनी चाहिए कि आखिर इतनी ज्यादा घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार अभी भी सीना ठोक कर यह बात कह रही है कि हम सुरक्षा प्रदान करते हैं महिलाओं को और आम लोगों को? ईरा जी, देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस समय केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की एक समान सरकार है। उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ मैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उत्तर प्रदेश में कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाती है। और ठीक है, अपराध हुए जा रहे हैं, सरकार उन्हें प्रेशर दे रही है, सरकार को सूट करता है। अब सरकार को चुनाव जीतना है, या आपराधिक तत्व जो है सरकार का सहयोग करते हैं, पैसा उनको यही से आता है तरह तरह के लोगों से जो अपराध करते हैं, और भी बहुत सारे लोगों से। तो अब क्या करें? ऐसे में सरकार उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाना चाहती, मुझे ऐसा लगता है। और महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं वो कई कारणों से होते हैं। महिला ने किसी इनका कोई राज जान लिया हो, या महिला और मैम अब बात तो सिर्फ महिलाओं तक भी नहीं रह गई। महिलाओं पर तो हम इसलिए बात करें क्योंकि महिलाओं के कई सारे मामले हैं, लेकिन अगर वर्तमान के समय में देखेंगे तो सवाल सरकार से पूछने के लिए बहुत ऐसे मामले हैं जिन्होंने पूरे देश प्रदेश में सरकार को शर्मिंदगी महसूस करवाई होगी। क्या बोला आपने, मैं समझ नहीं पाई। ईरा जी, जैसे अभी वर्तमान के समय में देखिए किस तरीके से हत्याएं हुई हैं। अभी लखनऊ में गोली चल गई थी, कोर्ट के भीतर गोली चल रही है। क्या इन सारी घटनाओं में भी अपराध ही तो पनप रहा है और पुलिस नाकामयाब नजर आ रही है? वो तो हाँ ना, पुलिस कुछ देखिए, पुलिस तो जो सत्ता है उसकी गुलाम है। अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी की गुलाम है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस की गुलाम है। तो पुलिस तो उनके इशारों पर काम करती है, वो जैसा कहे। वो चाहे अपराध करवा दे, चाहे मरवा दे, चाहे लोगों के गले कटवा दे, जो भी कर दे। तो ये सत्ता के ऊपर है, ये सत्ता उनसे किस तरह डील करती है। ठीक है, तो वो हो रहा है, हम देख रहे हैं। हम लोग सब खाली दर्शक हैं, मूक दर्शक हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि इस निजाम में जिसने भी मुंह उठाया उसके साथ क्या हुआ लोगों ने देखा है, इसलिए नहीं हो सकता, मुझे लगता है। बिल्कुल। आशीष जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता है, उनका नाम ठीक किया जाए, वो समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हैं। आशीष जी, आप देखिए अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं ईरा जी, वो भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि भाई पुलिस वाले पर भी मजबूरी है, यानी पुलिस वालों पर भी उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया गया है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं? आपको लगता है कि ऐसा है? जी बिल्कुल। इसमें दो पहलू हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो बड़े अपराधी हैं, जो बड़ा अपराध कर रहे हैं, उनको बचाया जा रहा है। जो सत्ता पक्ष से जुड़ जाते हैं उनको बचाया जाता है। आप देख लीजिए, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार के दो बहुत अच्छे उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। एक वेस्ट बंगाल में एक मिनिस्टर थे जिनके ऊपर, जो कि वैसे तो ममता बनर्जी की सरकार में थे, लेकिन उनके ऊपर फाइनेंशियल मतलब चार्जेस थे कि इन्होंने बहुत बड़ा गमन किया है।
और एक महाराष्ट्र के मंत्री जी थे जो थे, उनके ऊपर भी इसी तरह फाइनेंशियल गमन का जो है आरोप था। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी में आके शामिल हो गए और जैसे ये शामिल हुए, इनके खिलाफ जो मुकदमे थे वो खत्म हो गए और ये लोग वापस, और मजे की बात देखिए कि जैसे इनके मुकदमे जो है सीबीआई ने वापस लिए, ये अपनी अपनी पार्टियों में वापस चले गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जवाब खुला, आप ये जो है अपराधियों को बचाना ये जब करेंगे तो इस तरीके की घटनाएं आपके समक्ष बिल्कुल, यानी आपको लग रहा है कि अपराध चरम पर पहुंचता जा रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, अयोध्या में जिस तरीके से ट्रेन के भीतर एक महिला के साथ ये दरिंदगी हुई, महिला के साथ मारपीट हुई है, ये शर्मसार कर देने वाली है। हालांकि इस पूरे मामले में खुद हाईकोर्ट के जज ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले पर अब जांच शुरू हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और किसने आखिर ये साजिश रची, महिला सिपाही का गुनहगार कौन है और क्यों महिलाओं के साथ हो रहे अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार इस सब पर कुछ नहीं कर पा रही है, क्यों महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये कोई महिला कोई आम महिला नहीं थी, ये महिला पुलिस कांस्टेबल है, पुलिस की वर्दी में थी और उस दौरान उस महिला के साथ मारपीट हुई। क्या कुछ हुआ वो ये महिला ही बता सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो पुलिस अफसर हैं, वो आखिर अब तक जांच में आगे क्यों नहीं बढ़ पाए हैं। जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।